गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर कविता गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका रोल ऑफ फाइनेंसिंग इन द डेवलपमेंट एजुकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं, शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का आधार होती है। यह न केवल व्यक्ति के बौद्धिक विकास का माध्यम है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक उन्नति और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रमुख साधन है। परंतु शिक्षा प्रणाली को प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। यहाँ जो हम मेन बात करने जा रहे हैं वो अब बात करने जा रहे हैं कि शिक्षा में फाइनेंस क्यों जरूरी है। ठीक है, वित्त के बिना शिक्षा का विस्तार, सुधार और समावेशी विकास संभव नहीं है। यानी अगर हमारे पास फाइनेंस नहीं है तो शिक्षा का ना तो विस्तार किया जा सकता है, ना ही उसमें सुधार हो सकता है और ना ही उसका समावेशी विकास हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा का स्तर सीधे उसके वित्त पोषण पर निर्भर करता है। शिक्षा का स्तर यानी जितना अच्छा, जितना ज्यादा हमारा फाइनेंस होगा, जो हमारी एजुकेशन का लेवल है वो भी उतना ही बेहतर होगा। अब बात करते हैं शिक्षा और वित्त का संबंध कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फाइनेंस। देखिए, शिक्षा और वित्त का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। वित्त शिक्षा के हर पहलू को प्रभावित करता है। यहाँ हमने शिक्षा के 4 पहलू लिए हैं जिसमें हमारा फाइनेंस जरूरी है। पहला है हमारा विद्यालयों का निर्माण, यानी विद्यालय जहां शिक्षा ग्रहण की जाती है और उसका निर्माण करने के लिए क्या जरूरत है, हमें वित्त की। यानी अगर हमारे पास वित्त है, पैसा है, धन है, फाइनेंस है, तभी हम विद्यालयों का सुचारू रूप से निर्माण कर सकते हैं और वित्त के अभाव में इस निर्माण में कमी आ सकती है। दूसरा है शिक्षकों की नियुक्ति। आपने विद्यालय का निर्माण कर लिया, बच्चे भी हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए कौन चाहिए, शिक्षक। और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस। नेचुरल है, जब एक शिक्षक या कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह काम करता है तो उसके बदले में उसको उसका पारिश्रमिक दिया जाता है। तो शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी, जब फाइनेंस होगा। नेक्स्ट है तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता। तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता यानी जब आप एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हो तो उसमें जो आपकी फैसिलिटीज है, टेक्नोलॉजी है, उसकी भी जरूरत है और उसके लिए भी वित्त की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है शोध और नवाचार। शिक्षा में जैसे जैसे समय बदल रहा है, दिन प्रतिदिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं और उन सब के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा और वित्त का संबंध अत्यंत गहरा और परस्पर निर्भर है। विद्यालयों के निर्माण से लेकर शिक्षकों की नियुक्ति, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता और शोध व नवाचार तक हर क्षेत्र में वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के न होने पर शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और प्रभावशीलता में कमी आ सकती है और वित्त की कमी ही शिक्षा की पूरी व्यवस्था को कमजोर कर सकती है। इसीलिए एक सुदृढ़ और विकसित शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए उचित और संतुलन वित्तीय निवेश अनिवार्य है। अब बात करते हैं शिक्षा के विकास में वित्त की आवश्यकता। पहला है आधारभूत संरचना का विकास। अभी हमने पढ़ा था शिक्षा और वित्त में संबंध, वह उसी से जुड़ा हुआ है कि शिक्षा के विकास में वित्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पहला है आधारभूत संरचना का विकास। शिक्षा के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है उचित आधारभूत संरचना। उचित आधारभूत संरचना यानी वह स्थान जहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई भी छात्र या छात्रा, कोई भी स्टूडेंट जाता है। तो मेन क्या जरूरत होती है उसकी, स्कूल भवन, जो अभी हमने पीछे भी बात करी थी, उसका स्ट्रक्चर। दूसरा कक्षाएं। आपने भवन का निर्माण तो कर लिया, आपने एक बिल्डिंग बना ली, बट उसमें क्या है, आपको कक्षाओं का भी वितरण करना पड़ता है, उसका स्ट्रक्चर देना होता है। उसके बाद पुस्तकालय, लाइब्रेरी, जहां पर बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होती है। प्रयोगशाला यानी लैबोरेटरी, जैसे कुछ विषय होते हैं जिसमें हमारे लिए लैब की आवश्यकता होती है, तो उस लैब का निर्माण करने के लिए भी हमें वित्त की जरूरत है।
और डिजिटल क्लासरूम, जैसे जैसे आप देख रहे हैं अब टेक्नोलॉजी बदल रही है। पहले चॉक टेस्टर यूज होता था, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली तो आप देखते हैं प्रेजेंटेशन शुरू होने लगी है, या आपके लिए ऐसी व्यवस्थाएं जहां पर स्मार्ट बोर्ड से सब चीजें होती हैं। तो इसके लिए क्या होती है, हमें डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इसके लिए बड़ी मात्रा में फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड, इन सभी के निर्माण और रख रखाव के लिए भारी वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। हमने देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कई विद्यालयों में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिसका मुख्य कारण वित्त की कमी है। ये हमने टारगेट किया है कि आप ये देखते हैं कि फिर भी शहरों में वित्त की व्यवस्था होती है, जिसकी वजह से आप देखते हैं यहाँ के भवन भी अच्छे हैं, यानी स्कूल बिल्डिंग अच्छी है, कॉलेज बिल्डिंग अच्छी है, लाइब्रेरीज की फैसिलिटीज हैं, लेबोरेटरी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल क्लासरूम भी हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पर आज भी वित्तीय संसाधनों की कमी है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप देखते हैं आप लोगों ने कई बार देखा भी है कि वहां की जो बिल्डिंग्स है, यानी कि प्रॉपर बिल्डिंग, वो केवल ईंटों की एक कमरा बना दिया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी नहीं होती हैं या पुस्तकालय की कमी होती है, और जब इतनी कमियां हैं तो डिजिटल क्लासरूम की तो बात ही नहीं है। तो इसीलिए जो ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों सभी में आधारभूत संरचना का विकास अगर करना है तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त का होना जरूरी है। दूसरा है शिक्षकों की गुणवत्ता और प्रशिक्षण। जैसे अभी हमने पीछे भी बात की थी कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, और अगर हमें एक अच्छा यानी वेल क्वालिफाइड और अनुभवी शिक्षक नियुक्त करना है तो उसके लिए भी हमें वित्त की आवश्यकता होती है। देखते हैं शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षक, और वित्त की सहायता से यदि हमारे पास अच्छा पैसा होगा तो क्या होगा, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, यानी एक ऐसा शिक्षक जो वेल एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस्ड हो। दूसरा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं वैसे वैसे उनकी ट्रेनिंग भी की जा सकती है। उनका वेतन और प्रोत्साहन सुनिश्चित किया जाता है। अगर हमारे पास पैसा अच्छा है, वित्तीय संसाधन है, तो हम उनके प्रमोशंस और उनके वेतन को भी निश्चित कर सकते हैं। यानी अगर पर्याप्त वित्त है तो बेहतर शिक्षक होगा, और बेहतर शिक्षक होगा तो हमारी शिक्षा भी बेहतर ही बनेगी। थर्ड है हमारा तकनीकी विकास। आज के समय में आप देखते हैं शिक्षा तकनीकी से पूरी तरह से जुड़ चुकी है, जिसमें हमारी स्मार्ट क्लास आती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और डिजिटल कंटेंट है। आप देखते हैं घर बैठे बैठे कोविड सबसे बड़ा टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें हमारी एजुकेशन को ऑनलाइन किया गया, और वो कब संभव हो पाया, जब पर्याप्त साधन थे। तो यदि हमारे पास फाइनेंस अच्छा है तभी हम नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये हमने लिया भी है, टारगेट किया है कि कोविड-19 के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि जिन संसाधनों के पास वित्तीय संसाधन थे वे ऑनलाइन शिक्षा को सफलतापूर्वक चला पाए। यानी ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहां पर वित्तीय संसाधन प्रॉपर थे, पर्याप्त मात्रा में थे, वहां पर छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा सकी, और जिनके पास वित्तीय संसाधनों की कमी थी वहां ऑनलाइन शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा प्रणाली में कुछ ना कुछ परिवर्तन, ह्रास, यानी कि प्रॉपर शिक्षा का कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। नेक्स्ट आते हैं हम समानता और समावेशन। वित्त शिक्षा में समानता लाने का सबसे बड़ा साधन है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देती है, मुफ्त पुस्तकें और यूनिफॉर्म देती है और मिड डे मील योजना चलाती है। समानता का मतलब है बेटा यहाँ पर हमारा यानी हमारा जो समाज है वो अनेक वर्गों में बटा है, अमीर गरीब, है ना। तो जो अमीर व्यक्ति हैं, जो रिच व्यक्ति होते हैं, रिच बच्चे होते हैं, तो उनके साथ फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें सभी फैसिलिटीज मिलती हैं, अच्छी फीस, अच्छा स्कूल, अच्छी बुक्स, सब चीजें। लेकिन जो निम्न वर्ग का बच्चा होता है, जिसके पास वित्तीय संसाधनों की कमी होती है, उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण कराने के लिए हमें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है, और इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, वित्त यानी फाइनेंस। अगर हमारे पास फाइनेंस होगा तो हम शिक्षा में समानता लाने का प्रयास कर सकते हैं, यानी निम्न वर्ग के छात्रों को भी बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।
हमने टारगेट किया है, इसमें शिक्षा सभी वर्गों तक पहुंचती है, यानी फाइनेंस अच्छा है तो हम एजुकेशन को हर एक वर्ग में, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर वर्ग में पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है अनुसंधान और नवाचार, रिसर्च एंड इनोवेशन। उच्च शिक्षा और शोध संसाधनों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन अत्यंत आवश्यक होते हैं। वित्त की सहायता से यदि हमारे पास वित्त हो तो क्या होगा, नई तकनीकों का विकास किया जाता है जिससे शिक्षा और उद्योग दोनों क्षेत्रों में प्रगति होती है। दूसरा, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, उपकरण और विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है जो केवल वित्त से ही संभव है। तीसरा, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी निवेश जरूरी होता है, यानी आप यदि कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं तो क्या है, उसके लिए आपको धन की जरूरत पड़ेगी ताकि विद्यार्थी और शोधकर्ता नए विचारों को विकसित कर सके। ये सभी प्रयास देश की उत्पादकता बढ़ाते हैं, रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं और आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं। अब है शिक्षा में वित्त का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंस इन एजुकेशन। इनके दोनों प्रभाव दिखाए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक प्रभावों की बात करते हैं। यदि शिक्षा में पर्याप्त वित्तीय निवेश किया जाए तो सबसे पहले, यानी अगर हम एजुकेशन में फाइनेंस प्रॉपर मात्रा में करते हैं, अच्छा फाइनेंस करते हैं, तो उससे क्या होगा, साक्षरता दर में वृद्धि होती है, अधिक स्कूल, बेहतर सुविधाएं और योग्य शिक्षक उपलब्ध होने से अधिक बच्चे शिक्षा से जुड़ पाते हैं। इसके साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ते हैं क्योंकि शिक्षित और कुशल युवा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। इससे देश की कार्य क्षमता और उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा पर्याप्त वित्त के कारण गरीबी में भी कमी आती है क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति बेहतर आय अर्जित कर सकता है और अपने जीवन स्तर को सुधार सकता है। यानी अगर हमारे पास अच्छा पैसा होगा, अच्छा फाइनेंस होगा तो साक्षरता बढ़ेगी, योग्य शिक्षक बढ़ेंगे, स्कूल बेहतर होगा, इसके अलावा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उत्पादकता और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और गरीबी में भी कमी आएगी। वहीं दूसरी ओर अगर हमारे पास वित्त की कमी है तो क्या होगा, यदि शिक्षा में पर्याप्त वित्तीय निवेश नहीं किया जाता है तो सबसे पहले क्या होगा, शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। स्कूलों में उचित भवन, संसाधन, पुस्तकें, प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते जिससे विद्यार्थियों का सीखने का स्तर गिर जाता है। इसके अलावा ड्रॉप आउट दर भी बढ़ जाती है। ड्रॉप आउट क्या होता है, पहले हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ड्रॉप आउट दर भी बढ़ जाती है क्योंकि आर्थिक कमी के कारण छात्र पढ़ाई बीच में छोड़कर काम करने लगते हैं। इसके अलावा सामाजिक असमानता बढ़ती है क्योंकि केवल आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं जबकि गरीब वर्ग पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी कमजोर हो जाती है जहां संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा का विकास धीमा पड़ जाता है और वहां के विद्यार्थी शहरी क्षेत्रों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है फाइनेंस का एजुकेशन में और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अब है भारत में शिक्षा पर व्यय डेटा। हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया है जो इससे आपके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। तो इसमें हमने लिया है डेटा आपका 2021-22 से लेकर 2026-27, जिसमें दिखाया है कि हर वर्ष में शिक्षा का कितना बजट रखा गया, क्या उसका सोर्स है और मेन फोकस उसने किस पे किया है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं वर्ष 2021-22 की, जिसमें शिक्षा बजट रहा करोड़ में है 93,224 और इसका सोर्स क्या है, केंद्रीय बजट शिक्षा मंत्रालय। इसका जो मुख्य फोकस क्या था, कोविड-19 के बाद, इस समय हमारे पास कोविड आ गया था हमारे कंट्री में, तो कोविड-19 के बाद ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा पर जोर, जिसमें दीक्षा, PME विद्या जैसे प्लेटफॉर्म छात्रों के लर्निंग लॉस को कम करना। यानी इसने जो फोकस किया था, जो बजट किया गया था हमारा खर्च, वो किस पर था, जो कोविड के बाद जो कंडीशंस आई थी उसको दूर करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करना। बात करते हैं 2022-23, जिसमें शिक्षा का बजट रखा गया 104,277 और इसका मुख्य स्रोत है केंद्रीय बजट दस्तावेज। यानी जो डेटा लिया है वो हमने केंद्रीय बजट दस्तावेज से लिया है और इसका जो फोकस था मेन, वो था नई शिक्षा नीति NEP 2020 का प्रारंभिक क्रियान्वयन, फाउंडेशनल लिटरेसी यानी बुनियादी शिक्षा और डिजिटल संसाधनों का विस्तार। फिर 2023-24
में जो शिक्षा बजट रहा वो रहा 112,899 और जिसका सोर्स रहा बजट विश्लेषण रिपोर्ट। और इन्होंने किस पर फोकस किया? इन्होंने फोकस किया स्किल डेवलपमेंट और रोजगार आधारित शिक्षा, यानी शिक्षा ऐसी हो जो स्किल से रिलेटेड हो और रोजगार पर आधारित हो। इसके अलावा डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर। फिर बात करते हैं 2024-25 जिसमें हमारा जो शिक्षा पर बजट रहा वो रहा 120,628। इसका सोर्स है यूनियन बजट डेटा और इसका फोकस रहा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा, उच्च शिक्षा संसाधनों का सशक्तिकरण। फिर 2025-26 जो हमारा करेंटली चल रहा है, इसका जो शिक्षा बजट है वो है 128,650 जो यूनियन बजट 2025 इसका सोर्स है। और इनका जो मुख्य फोकस है वो है इंडस्ट्री लिंक्ड स्किल्ड, जॉब रेडी एजुकेशन, स्टार्टअप और उद्यमिता शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार, यानी शिक्षा ऐसी हो जो स्कूलों को इंडस्ट्री से लिंकेज करे ताकि छात्रा या छात्रा एजुकेशन प्राप्त करते ही व्यवसाय प्राप्त कर पाए। इसके अलावा नए नए स्टार्टअप लेना, ठीक है, नए नए स्टार्टअप खोलना। और आगामी जो वर्ष है उसके लिए जो बजट प्लान किया गया है वो है 139,289, यानी नवीनतम बजट का अनुमान है। और इसका जो मुख्य फोकस है वो है डिजिटलाइजेशन प्लस एआई प्लस नई तकनीक, एनईपी 2020 का पूर्ण क्रियान्वयन और साथ ही समावेशी शिक्षा, ग्रामीण और महिला शिक्षा, रिसर्च और ग्लोबल स्तर की शिक्षा। यानी एक ड्राफ्टिंग है जो दिखा रही है हमारी कि 2021 से 22 तक, 26 से 27 तक शिक्षा बजट कितना रहा और उनका मुख्य फोकस कितना है। ये देखिए ग्राफ के द्वारा हमने स्पष्ट किया है कि हर वर्ष प्रतिवर्ष 2021-22 से लेकर 2026-27 तक हमारा जो बजट है शिक्षा पर वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। देखिए हर साल बजट लगातार बढ़ रहा है। 2021-22 से 2026-27 तक लगभग रुपए 46,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। यानी हमारा जो ग्राफ है वो दिखा रहा है कि 21-22 से लेकर 26-27 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्षों में हमारा शिक्षा का जो बजट है वो कितना बढ़ गया है। शिक्षा वित्त के प्रमुख स्रोत, यानी कि हमें शिक्षा के लिए वित्त की आवश्यकता है। क्यों? दोनों में गहरा संबंध है। अगर वित्त नहीं है तो शिक्षा नहीं है। अब इसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, यानी हम फाइनेंस कहां कहां से ले सकते हैं, कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो उस पर बात करते हैं। शिक्षा वित्त के प्रमुख स्रोत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होते हैं जिनका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना और उनके विकास को सुनिश्चित करना होता है। यानी ये सोर्सेस क्या करते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का उसको प्रॉपर पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। और ये सोर्स कौन कौन से हैं हमारे? पहला सोर्स जो है वो है सरकारी व्यय, दूसरा निजी क्षेत्र, तीसरा परिवार और छात्र, और फोर्थ है हमारा अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूनेस्को या वर्ल्ड बैंक। तो पहले बात करते हैं, इसमें सबसे प्रमुख स्रोत सरकार है जिसमें केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट तथा लोकल निकाय यानी स्थानीय निकाय शामिल होते हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाती है, नेशनल लेवल पर पॉलिसीज बनाती हैं और उच्च शिक्षा संस्थानों तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्त प्रदान करती है, जबकि राज्य सरकारें विद्यालयी शिक्षा का अधिकांश व्यय वहन करती हैं। स्थानीय निकाय जैसे पंचायत और नगर पालिकाएं प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों के संचालन और आधारभूत सुविधाओं के विकास में योगदान देती है। जब हम सरकारी व्यय की बात करते हैं तो सरकारी व्यय में हमारे तीनों निकाय शामिल, तीनों आ गए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, जो अपने को अलग अलग ड्यूटीज अलॉट हुई हैं और अपनी अपनी ड्यूटीज के हिसाब से वो शिक्षा में निवेश करते रहते हैं। फिर बात करते हैं निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र भी शिक्षा का वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी जैसे सरकारी संस्थाएं या सरकारी जो है सरकार शिक्षा पर व्यय करती है, वैसे निजी क्षेत्र भी शिक्षा पर व्यय करते हैं। निजी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अपने संसाधनों से शिक्षा प्रदान करते हैं तथा कॉरपोरेट संस्थाएं CSR के अंतर्गत शिक्षा के विकास में योगदान देते हैं। नेक्स्ट है
परिवार एवं छात्रों द्वारा किया गया व्यय शिक्षा संस्थानों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अब आप सोचेंगे परिवार और छात्र कैसे शिक्षा में व्यय करते हैं, तो इसको देखिए हमने इसको दिखाया है हायरार्की के थ्रू कि परिवार एवं छात्रों द्वारा किया गया व्यय शिक्षा संस्थानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, लेकिन अधिक खर्च के कारण यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बाधा बन सकता है और ड्रॉप आउट को बढ़ा सकता है। देखिए हमने क्या बोला, कोई भी परिवार है या कोई भी स्टूडेंट है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, खर्च करता है, यानी शिक्षा पर व्यक्तिगत पर्सनल खर्च हुआ, यानी वो खर्च वो अपने लिए कर रहा है। अब जब एक खर्च होगा उसका तो खर्चा है, लेकिन इससे क्या हुई, विद्यालय कॉलेज की आय, वो खर्चा विद्यालय को आय के रूप में प्राप्त हुआ, और जब आय के रूप में प्राप्त होगा तो क्या होगा, उस आय से शिक्षा प्रणाली संचालित होगी, रेगुलेट होगी शिक्षा संचालित। लेकिन जब प्रणाली संचालित होगी साथ में समस्या भी उत्पन्न होगी। अब समस्या कैसे आएगी, समस्या आएगी कि आप देखते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करते हैं तो वहां यूनिफॉर्म से लेकर आपका बुक्स तक सब चीजें बहुत कॉस्टली होती हैं, हर महीने का खर्चा, बुक्स का खर्चा, फीस और बहुत सारे खर्चे होते हैं कंपैरेटिव टू हिंदी मीडियम। तो क्या होगा, जब वो खर्च बहुत ज्यादा हो जाएंगे, खर्च ज्यादा होंगे तो क्या होगा, जो परिवार और छात्र अपनी शिक्षा पर खर्चा कर रहे थे वो उस व्यय को वहन नहीं कर पाएंगे, और उससे क्या होगा, उन पर बोझ पड़ेगा और उनका ड्रॉप आउट बढ़ जाएगा। तो अगर हमारा फाइनेंस यानी हमारी जो शिक्षा प्रणाली प्रचलानी है तो जो खर्चे हैं वो कंट्रोल्ड होने चाहिए। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ भी शिक्षा के विकास के लिए वित्तीय सहायता, तकनीक के सहयोग और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, विशेष रूप से विकासशील देशों में। इसके अलावा जो हमारे 4 सोर्सेज हैं, इसके अलावा हमारे जो दान, चैरिटीज होती हैं, ट्रस्ट होते हैं, ये गैर सरकारी संस्थाएं होती, संगठन होते हैं, ये भी शिक्षा वित्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संस्थाएं क्या करती हैं, गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं, विद्यालयों की स्थापना करती हैं तथा समाज में शिक्षा के प्रसार में योगदान देती हैं। इसके साथ ही शिक्षा ऋण यानी कि एजुकेशन लोन के माध्यम से बैंक और वित्तीय संस्थाएं छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। अंततः सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि सार्वजनिक पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी एक उभरता हुआ स्रोत है, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर, यानी इसमें दोनों आएगा, प्राइवेट भी और पब्लिक भी, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर शिक्षा संस्थानों का संचालन करते हैं। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और शिक्षा की गुणवत्ता तथा पहुंच दोनों में सुधार होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा वित्त के ये सभी स्रोत मिलकर शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाते हैं। इनमें सरकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, जबकि अन्य स्रोत सहायक भूमिका निभाते हुए शिक्षा के समग्र विकास और समानता को सुनिश्चित करते हैं। यानी ये सभी चारों, सरकारी व निजी क्षेत्र, परिवार और छात्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये सभी मिलकर शिक्षा को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती हैं। इसको हमने संक्षेप में डाला है कि संक्षिप्त रूप में शिक्षा वित्त के प्रमुख स्रोत और उनकी मुख्य भूमिका पर हम प्रकाश डालते हैं तो सरकार क्या है, सरकार सबसे बड़ा और आधारभूत शिक्षा वित्त का स्रोत है। यानी जो हमने 4 सोर्सेज लिया उसमें जो मेन पिलर है वो है हमारा गवर्नमेंट। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र गुणवत्ता और आधुनिक शिक्षा पर जोर देता है, और परिवार व्यक्तिगत खर्च वहन करता है जिससे शिक्षा प्रणाली संचालित होती है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं क्या करती हैं, सहायता करती हैं और नीतियों में सुधार लाती हैं। एनजीओ गरीबों की मदद करता है। शिक्षा ऋण क्या करती है, उच्च शिक्षा को संभव बनाती है। और पीपी मॉडल संयुक्त विकास कार्य करता है। संयुक्त विकास यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर दोनों ही कार्य करते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा के विकास में वित्त की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त वित्त के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधारभूत संरचना, प्रशिक्षित शिक्षक और तकनीकी विकास संभव नहीं है। यानी अगर हमारे पास फाइनेंस नहीं है तो हम
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटेटिव एजुकेशन, आधारभूत संरचना यानी जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी हमारे भवनों का निर्माण, हमारे पुस्तकालय, हमारी प्रयोगशालाएं, डिजिटल रूम, ये सब प्रशिक्षित शिक्षक यानी कि जो शिक्षक है वो वेल क्वालिफाइड, और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, तकनीकी विकास संभव नहीं है। ये चारों ही चीजें जो है किसी भी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। वित्त के माध्यम से ही शिक्षा में समानता और समावेशन को बढ़ावा मिलता है, जिससे सभी वर्गों के छात्रों को अवसर मिल पाता है। यदि हमारे पास अच्छा फाइनेंस होगा तो क्या होगा, शिक्षा में समानता, जो अभी हमने बोला था क्या कि समाज अमीर और निम्न दो वर्गों में बटा हुआ है, ठीक है। अगर समाज में अमीर वर्ग है उनको किसी तरह की समस्या नहीं है, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गरीब वर्ग अगर है तो उसको फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, और फाइनेंस की प्रॉब्लम अगर होती है तो उसकी एजुकेशन सीधे सीधे डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा सरकार, निजी क्षेत्र और अन्य स्रोत मिलकर शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाते हैं। यदि हमारे पास गवर्नमेंट सपोर्ट है, प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट है, तो ये सभी मिलकर हमारी शिक्षा को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा में संतुलित और पर्याप्त निवेश ही एक मजबूत, प्रभावी और समावेशी शिक्षा व्यवस्था का आधार है, जो राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। यानी अगर हमें एक बेहतर शिक्षा अपने छात्राओं को, अपने स्टूडेंट्स को प्रदान करनी है तो हमें बड़ी मात्रा में फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जल्दी ही।